नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से अपने तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये जो मैटर है यह सिर्फ सहायक अध्यापक के लिए ही नहीं बल्कि जो प्रधान शिक्षक हैं उनके लिए, या जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की, सीटेट इंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, है ना, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चूँकि मैं आज का जो विषय है वह मेरा पॉलिटी है और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वे सभी प्रतियोगी जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैं लेकर के हाजिर हूं। और बढ़ते हैं आगे कि ये सभी ऑल एग्जाम्स के लिए है कि आज इंडियन पॉलिटी की बात करूंगा मैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, और सहायक अध्यापक या प्रधान शिक्षक हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, सबके लिए ये इसमें से क्वेश्चन 100% रहता है। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि भारत का संवैधानिक विकास ये इससे क्वेश्चन रहेगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे पुराने दर्शक हैं तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ये मैटर ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए हो सकता है कि आपके घर में बेटा बेटी, आपका कोई संबंधी है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, या प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या सहायक अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं रोज लेकर आऊँगा, एक सुबह 5 बजे आपको वीडियो मिलेगी और एक शाम को 7 बजे वीडियो डेली आएगी। और मैं आपको बता दूं कि जैसा आपका डिमांड होगा समय को बढ़ाया जाएगा। अभी ये वीडियो मतलब कम समय में रहेगा, और जैसे जैसे मेरे व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे इसका समय बढ़ाया जाएगा आपके डिमांड के ऊपर। एक और चीज़ बता दूं कि हर संडे को रात में मैं 8 बजे एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आऊँगा जो मेरे द्वारा लिखित रहेगी, जो मैं खुद लिखूँगा मोटिवेशनल स्टोरी, और वो मैं लेकर के आऊँगा। कुछ सच्ची घटनाएं भी रहेंगी। तो चलते हैं कि पॉलिटी में सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है, संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, इसको देख लेना है। भारतीय संविधान के भाग, यानी इन सभी विषयों पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, प्रियम्बल, संघ व राज्य क्षेत्र, नागरिकता। मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में विशेष जानकारी दूंगा कि कब आया, क्यों आया, उसका उद्देश्य था क्या था, और उस समय कौन गवर्नर जनरल था, ये सारी बातें बताऊंगा मैं। जैसे मूल अधिकार भी पॉलिटी के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, राजभाषा, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोग, पंचायती राज एवं नगर पालिका, संविधान संशोधन, और साथ में विविध क्वेश्चन रहेगा। और मैं इसके अंत में प्रैक्टिस सेट पे भी बात करूंगा और प्रैक्टिस सेट दूंगा, ताकि आपको अगर ये क्लास पूरी हो जाए, जब ये हमारा पॉलिटी खत्म हो तो आपको प्रैक्टिस सेट में दूंगा और बताऊंगा कि इसमें आपको अपना खुद मूल्यांकन मूल्यांकन आप कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम भारत का संवैधानिक विकास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। आइए हम एक कहानी के माध्यम से इसको जानते हैं कि इस कहानी में सबसे पहली भूमिका मैं बता रहा हूं। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं और वे एक समुद्री मार्ग का खोज करते हैं यूरोप और भारत के बीच में, जिनकी सहायता भारत के एक व्यापारी थे अब्दुल मजीद करते हैं। और यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए, डच आए, और डच का पहला यात्री पहुंचते हैं कार्नेलियन हाउटमैन। तो कार्नेलियन हाउटमैन पहुंचते हैं आपको 1596 ईस्वी में, अर्थात 1498 में कौन पहुंचे, कौन, वास्को डी गामा, और 1596 में कौन पहुंचे, कार्नेलियन हाउटमैन। वास्को डी गामा कहां पहुंचते हैं, भारत के पश्चिमी छोर पर पहुंचते हैं जो कालीकट बंदरगाह है, और
हाउटमैन कहाँ पहुँचते हैं? भारत के पूर्वी छोर पर पहुँचते हैं, सुमात्रा में। तो इनके पहुँचने में 98 साल का अंतर है, लेकिन 1498 में ही पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर लिया। अगर ये बात आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने डायरी को निकालिए, कॉपी को निकालिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब डेट लिखिए। तो 1498 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच ही है, लेकिन डच अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं कर पाए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज करते हैं 1600 ईस्वी में, अर्थात 1498 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के 102 साल बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। उनके 2 साल बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। फिर 2 साल के बाद 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। फिर फ्रांसिस जो है वे 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। और अंतिम जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में स्वीडिश करते हैं। तो इस प्रकार से भारत में अनेक देशों के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब पढ़ते हैं तो सिर्फ एक देश के नहीं, अलग अलग कंपनियां थी। अब जब 1731 तक हो गई तो अब इनके बीच आपस में ही मारामारी शुरू हो गई। इनके बीच आपस में ही झगड़ा शुरू हो गए कि हमारा व्यापार होगा तो हमारा व्यापार। आए तो थे पहले ये व्यापार करने ही, लेकिन यहाँ के शासन प्रणाली पर भी उन्होंने अधिकार बना लिया। और जब इनके बीच झगड़ा होना शुरू हुआ तो मैं आपको बता दूं कि 1759 ईस्वी में, उसके पहले आइए 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ। और ये पलासी का युद्ध आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला को हार खानी पड़ी और अंग्रेज विजयी हुए। जब अंग्रेज विजयी हुए तो उनका हिम्मत बढ़ा, कद बढ़ गया। और 1757 के बाद फिर 1759 में अंग्रेजों के साथ बेदरा में डच का युद्ध हुआ। डच आप युद्ध किए, डच के साथ किनका युद्ध हुआ? अंग्रेजों का युद्ध हुआ 1759 में। और फिर डच को हार खानी पड़ी, अंग्रेज विजयी हुए। और इसी विजय हुए 1759 ईस्वी में, 1759 में जब विजयी हुए तो उन्होंने क्या किया कि भारत में देखा उन्होंने कि अनेक जो राज्य थे, उन राज्यों के जो राजा महाराजा जो थे वे आपस में झगड़ा कर रहे थे। इस पर इनकी पैनी निगाह थी। जब इन्होंने क्या किया, हमारे ये कहानी के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे ढंग से आपको याद हो जाएगी कि जब अंग्रेज इस तरह देखे तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले बंगाल के जो बंगाल को तो मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। फिर उसके बाद 1764 ईस्वी में जो बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला भी बंगाल के नवाब थे, जो 1757 में हुआ। और 1764 ईस्वी में इन्होंने बक्सर का युद्ध किया। कब? 1764 ईस्वी में इन्होंने बक्सर का युद्ध किया। और उस बक्सर के युद्ध में इन्होंने अंग्रेज युद्ध किए किनके साथ? बक्सर के युद्ध में 4 योद्धा थे। पहले थे मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, उसके बाद अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, बनारस के राजा थे बलवंत सिंह, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये चारों एक तरफ थे, अंग्रेज दूसरी तरफ। इनमें युद्ध हुआ और नतीजा ये निकला कि चारों को हार खानी पड़ी बक्सर के युद्ध में और अंग्रेज विजयी हुए। जैसे ही अंग्रेज विजयी हुए उनका हौसला और बढ़ा और उन्होंने क्या किया कि बिहार और उड़ीसा को क्या किया, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है उसको उन्होंने छीन लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और फिर बंगाल में अपनी नींव स्थापित कर ली। और उसके बाद अपने व्यापार को, अपनी शासन प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए अपने हिसाब से उन्होंने एक्ट बनाना शुरू किया। और अब आगे बता रहा हूं कि कौन कौन से एक्ट आए। तो 1765 में तो दीवानी अधिकार उन्होंने हासिल कर लिया, बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। और उसके बाद आइए देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और ये भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भी हुआ और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, दोनों बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 अंग्रेज लाए अपनी भूमिका को और मजबूत करने के लिए, अपनी शासन प्रणाली को और मजबूत करने के लिए। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो हमारे भारतीय संवैधानिक में जो संविधान का जो विकास हुआ उसके अंतर्गत भारत का शासन अधिनियम 1858 में, भारत का परिषद अधिनियम 1861 में आया, भारत परिषद अधिनियम 1892 आया, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर 1919, 1935 और अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। तो आइए हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के
बारे में जानेंगे, इसके महत्व को जानेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे और इसका उद्देश्य क्या था ये भी जानेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट का अर्थ होता है रेगुलेट, देखिए रेगुलर शब्द से बना हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है नियामक अधिनियम। क्या अर्थ होता है? नियामक अधिनियम। और रेगुलेट का अर्थ होता है उसको जारी रखना, उसको चलाना। तो कंपनी कैसे चले, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा विशेषता महत्व यह है कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। और तीसरी बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने बनाया ब्रिटिश अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों के द्वारा केंद्रीय शासन की नींव रखी गई ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका महत्व यही है कि केंद्रीय शासन की नींव रखी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब बात आ रही है कि इसका विशेषता क्या है, इसकी विशेषता पर हम अब बता रहे हैं। तो इस अधिनियम की जो विशेषता है मैं आपको बता दूं कि बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको एक गवर्नर को छोड़कर के अब उस गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो बाकी मुंबई के एवं मद्रास के जो गवर्नर थे उनको भी, चूंकि सभी सबों का बराबर पोस्ट था, पद था और बराबर अधिकार थे, लेकिन इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, पहला विशेषता। दूसरा कि वहाँ पे जो प्रथम गवर्नर जो बनाए गए, वो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, दूसरी विशेषता है कि इस अधिनियम के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित की गई और उस सरकार को चलाने के लिए उसमें आपको एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों को लाया गया। और तीसरी चीज क्या हुआ, उसकी विशेषता हुई इस आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब इस पे 4 सवाल बन सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में कब की गई, तो 1774 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किस एक्ट के तहत की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के तहत। यह भी सवाल हो सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई, तो कोलकाता में की गई। तो इस तरह 3-4 क्वेश्चन इस पे ही बन जाएंगे। और मैं बता दूं जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो सुप्रीम कोर्ट चलाने के लिए एक जज और 1 मुख्य न्यायाधीश, चीफ जज, मुख्य न्यायाधीश और 3 जज, 3 अंग्रेजों को जज बनाया गया। जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और 3 अंग्रेजों को जज बनाया गया। मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे थे, और जो 3 आपको जो उनके अंदर में काम करने वाले जो जज बनाए गए वे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट थे। ये 3 अंग्रेजों को न्यायाधीश बना दिया गया। चौथा क्या विशेषता उसकी भी, इस एक्ट की, रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता थी कि कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। दूसरी चीज कि कंपनी के कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अब अपना व्यापार नहीं कर सकते थे। पांचवा इसकी विशेषता यह हुई कि मैं आपको बता दूं कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है उसके माध्यम से कंपनी पर अपना अधिकार पूर्णतः जमा लिया। और एक और चीज कि भारत में ऐसा कर दिया कि सैन्य मामला हो, नागरिक मामला हो या आपको राजस्व मामला हो, इसकी सारे मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो चलिए, ये थी आज की
रेगुलेटिंग एक्ट। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊँगा और बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। हो सकता है एक वीडियो आपके लिए, आपके बेटा बेटी के लिए, अनेक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उनके लिए हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।